गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हमारी पूर्व की कक्षाओं में हमने पूर्व की 2 कक्षाओं में देखा कि भारत में आरटीआई की ज़रूरत कैसे पड़ी तथा किस तरह से इसका विकास हुआ है। अगली कक्षा में हमने ये देखा था कि आरटीआई जो एक्ट है उसका उद्देश्य क्या है और उसमें मुख्य बातें क्या हैं। आज हम ये देखते हैं कि हम सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कार्यालय से, क्योंकि एक्ट तो बन गया लेकिन हमें चूंकि सूचना भी लेनी होती है तो हम वो सूचनाएं हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त करने की विधि क्या हो सकती है। क्योंकि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को भी सूचना की ज़रूरत हो सकती है किसी भी कार्यालय से, तो हम आरटीआई के तहत वह सूचना अगर वो दे है तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम से। तो आज हम जानते हैं कि वह सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या है। आप सभी ध्यान से सुनिए, ये न केवल आपकी परीक्षा उपयोगी है बल्कि दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। आप इसके माध्यम से न केवल खुद की वरन अपने अन्य किसी परिचित की भी आप मदद कर सकते हैं। तो अधिनियम जो ये आरटीआई एक्ट है, अधिनियम है सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, इसकी जो धारा 6 है उसमें किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना मांगने की विधि का प्रावधान किया गया है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति उस संगठन के लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति सहायक लोक सूचना अधिकारी को हिंदी या अंग्रेजी या क्षेत्र की राजभाषा में निर्धारित फीस सहित लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन दे सकता है। यदि आवेदन लिखित में न हो तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिसे लेखबद्ध किया जा सके। प्राप्त आवेदन को संबंधित व्यक्ति या शाखा तक 5 दिवस में स्थानांतरित करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में मांगी गई सूचना देने के 30 दिन, तृतीय पक्ष का कोई मामला तो 40 दिन, सामान्यतः 30 दिन से अधिक समय नहीं लगाया जा सकता। यदि मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्णय करने में विफल रहता है तो इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसने सूचना के आवेदन या अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी आवेदक से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा। अगर हम कहीं सूचना के लिए आवेदन देते हैं तो वो व्यक्ति हमसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरे को इस सूचना की ज़रूरत क्यों है। आवेदक का नाम और पता संपर्क अवश्य पूछा जा सकता है कि जिससे उस व्यक्ति को सूचना भिजवाई जा सके। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा फीस की गणना कर पत्र देने एवं फीस जमा होने के मध्य की अवधि 30 दिनों में गिनी नहीं जाएगी। फीस के साथ साथ आवेदक को अपील प्राधिकारी का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया तथा अन्य रूपों की भी सूचना दी जा सकती है कि हमें सूचना किस फॉर्मेट में चाहिए, हम ये भी उसमें दे सकते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जिन्हें बीपीएल कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल वाले व्यक्तियों से फीस नहीं ली जाएगी। निर्धारित समय सीमा में यदि लोक प्राधिकारी सूचना नहीं दे पाता है तो आवेदक को बिना फीस सूचना दी जाएगी। अगर निर्धारित अवधि में नहीं दी गई तो बिना फीस के फिर वो सूचना दिए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा 11 प्रावधान करती है कि यदि किसी तृतीय पक्षकार की सूचना, थर्ड पार्टी से संबंधित सूचनाएं भी इसमें दी जा सकती है। थर्ड पार्टी से अभिप्राय होता है कि तीसरे व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना हो। बहुत सारी सूचनाएं तो हमारी ऐसी होती है जो हमारी खुद के संबंध में होती है, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती है कि हम दूसरों के संबंध में मांगते हैं। तो ये अधिनियम कहता है कि यदि किसी तृतीय पक्षकार की सूचना गोपनीय प्रकृति की है तो लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष को आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के भीतर सूचना प्रकट करने की संसूचना देगा। तृतीय पक्ष द्वारा लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त उत्तर को रिकॉर्ड में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी अपने निर्णय में उसे काम में लेगा। कि उदाहरण के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध में कोई सूचना मांग रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति की प्रॉपर्टी क्या है या उसका वेतन क्या है या उसके खिलाफ कोई केस है, तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह पहले उससे अनुमति प्राप्त करेगा। तृतीय पक्ष को आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के भीतर ही सूचना प्रकट करने की संसूचना देगा। तृतीय पक्ष द्वारा लिखित में या मौखिक रूप से प्राप्त उत्तर को रिकॉर्ड में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी अपने निर्णय में उसे काम में लेगा।
अधिनियम में यह भी प्रावधान करता है कि व्यापार एवं वाणिज्यिक कानून के अंतर्गत सुरक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी सूचनाएं प्रकट की जा सकती है जिनमें तृतीय पक्ष के हितों की हानि जनहित की महत्ता की तुलना में कम प्रतीत हो। तृतीय पक्ष 10 दिन के भीतर अपना लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। लोक सूचना अधिकारी 40 दिन के भीतर निर्णय कर सभी संबंधितों को संसूचित करेगा तथा तृतीय पक्ष अपील कर सकेगा। यदि किसी आवेदक की प्रार्थना अस्वीकार कर दी जाती है, मान लो किसी को सूचना नहीं दी जा सकती तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा उसका। तो अगर अस्वीकार कर दी जाती है तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को ऐसी अस्वीकृति का कारण, अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की अवधि तथा अपील प्राधिकारी का विवरण कम्युनिकेट करेगा। सामान्यतः सूचना को उसी रूप में आवेदक को दिया जाएगा जिस रूप में उसने मांगा हो। अब जैसे कुछ एक ऐसी सूचनाएं कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और सामान्यतः भी हमें पता होना चाहिए कि नहीं दी जाने वाली सूचनाएं कौन कौन सी हो सकती है। तो आरटीआई एक्ट की धारा 8 में कुछ सूचनाओं को प्रकट किए जाने से पर रोक है, या ये कहा जाए कि कुछ प्रकृति की ऐसी सूचनाएं जिन्हें प्रकट किए जाने की छूट है, एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर है। जैसे पहले ये हो सकती है कि सूचना जिसके प्रकट करने से भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा एवं रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित विदेशी संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके, या ऐसी कोई सूचना भी हो सकती है जिससे कोई अपराध घटित हो जाए। कुछ सूचनाएं जिनके प्रकट करने से किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया हुआ हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना हो सकती हो। सूचना जिसके प्रकट किए जाने से संसद या किसी राज्य विधायिका के विशेषाधिकारों का हनन होता हो। ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से तृतीय पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुंचती हो, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है। किसी व्यक्ति के पास विश्वासिक संबंधों की सूचनाएं, यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि सूचना प्रकट करने में व्यापक जनहित सम्मिलित है तो ऐसी सूचना प्रकट की जा सकती है। लेकिन सामान्यतः जो विश्वास के आधार पर जो सूचनाएं दी जाती है वो प्रकट नहीं की जाएगी। विदेशी जो सरकार है उनसे विश्वास में प्राप्त सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जिसके प्रकट से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए या सूचना के स्रोत को पहचान करने में या विश्वास में दी गई सहायता या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए खतरा पैदा हो जाए। बहुत बार होता है ऐसा कि हम कोई व्यक्ति को हम सूचना देते हैं और उससे होता ही है कि वो सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। साथ ही ऐसी सूचनाएं जिसके प्रकट किए जाने से अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन या अपराधियों को गिरफ्तार करने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन आ जाए, जैसे कोई केस चल रहा हो न्यायालय में या कहीं जांच चल रही हो पुलिस की, तो उसमें कोई बाधा पड़े। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिव तथा अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, परंतु यहाँ यह कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय किए जाने के विषय समाप्त हो जाने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसी सूचनाएं जो व्यक्तिगत तथा जिसके प्रकट करने में कोई जन गतिविधि या हित संबंधित नहीं है, या जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी या निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होता हो। यदि लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी को संतुष्टि हो जाए कि ऐसी सूचना में व्यापक जनहित समाहित है तो सूचना भी प्रकट की जा सकती है। इसी धारा में यह भी कहा गया है कि ऐसी सूचना जिसे संसद या राज्य विधायिका को देने से मना नहीं किया जा सकता, वह सूचना किसी व्यक्ति को भी देने से मना नहीं की जा सकेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट था, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 का, उसके प्रावधान भी सूचना देने में आड़े नहीं आएंगे। कोई इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू है तो हम ये सूचना नहीं दे सकते। साथ ही लोक प्राधिकारी को यह भी शक्ति दी गई कि उसे लोक प्राधिकारी की हानियों से अधिक महत्वपूर्ण जनहित लगे तो उपयुक्त वर्णित सूचनाएं दी जा सकेंगी। अर्थात छूट वाली सूचनाएं भी अगर लोक प्राधिकारी को उपयुक्त लगता है तो उनमें से भी कुछ सूचनाएं दी जा सकेंगी। किसी घटना, वृत्तांत या विशेष संबंधित कोई सूचना यदि 20 वर्ष से अधिक पुरानी है तो केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात 20 साल से ज़्यादा की जो अगर कोई सूचना मांगता है तो उस संबंध में सूचना देने के लिए फिर बाध्य नहीं है।
धारा 9 ये भी प्रोविज़न करती है कि राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट के उल्लंघन करने वाली सूचनाओं के आवेदन को लोक सूचना अधिकारी अस्वीकृत कर सकता है। धारा 10 में ये प्रावधान है कि किसी सूचना या दस्तावेज का आंशिक भाग भी दिया जा सकता है, अर्थात कुछ भाग न दी जाने वाली सूचना में आ सकता है। जो भाग न देने योग्य उसकी सूचना निर्णय के कारण निर्णयकर्ता का नाम तथा पदनाम, फीस इत्यादि का विवरण आवेदक को सूचित किया जाएगा। आरटीआई एक्ट की धारा 24 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के कुछ आसूचना एवं सुरक्षा संगठन ऐसे हैं जो सूचना के अधिकार में नहीं आते। तो जैसे ये कुछ एक संगठन है जो अधिनियम के अनुसूची 2 है उसके अनुसार करीब 22 ऐसे संगठन हैं। तो इनके आपको नाम आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनसे संबंधित सूचना नहीं ली जा सकती। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैबिनेट सचिवालय कर रहा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। रा आप लोगों ने सुना होगा, रा का नाम मूवीज़ फिल्मों में देखा होगा। रा एक भारत की सूचना ब्यूरो के जैसा ही है जो विदेशों में भारत के संबंध में भारत के हितों के लिए कार्य करता है। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, प्रवर्तन निदेशालय, ये भी अक्सर चर्चा में रहता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एविएशन रिसर्च सेंटर है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, असम राइफल्स है, सशस्त्र सीमा बल है। विशेष शाखा है स्पेशल ब्रांच सीआईडी अंडमान निकोबार। अपराध शाखा है, लक्षद्वीप के लिए है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ। बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। परंतु इन संगठनों में भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के हनन से संबंधित सूचनाएं मांगी जा सकती है। मानवाधिकार हनन संबंधित सूचना हेतु केंद्रीय सूचना आयोग को आवेदन देना होगा, जो 45 डेज के भीतर सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। इन संगठनों की सूची में नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं और नाम हटाए भी जा सकते हैं। ऐसी सूचना संसद को दी जानी भी आवश्यक है। राज्य सरकारें भी ऐसी सूची अधिसूचित कर सकती है, किंतु भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाएं अपवर्जित नहीं की जा सकती। मानवाधिकार हनन संबंधित सूचना हेतु राज्य मानवाधिकार को आवेदन देना होगा, जो 45 दिनों के भीतर सूचनाओं को उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद में जैसे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है, तो हम केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बहुत संक्षेप में देखेंगे कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 का अध्याय 3 में एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा अध्याय 4 में राज्य सूचना आयोग के गठन के संबंध में प्रोविजन किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा 13 में सूचना आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तें, और जो धारा 14 है उसमें उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका गठन का क्या है। तो केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष होता है, जिसे मुख्य सूचना आयुक्त, तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति एक समिति जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत एक संघ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होंगे के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा में विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ हो तो विपक्ष में बैठे सबसे बड़ी पार्टी के नेता को समिति में ले लिया जाएगा। बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्राप्त केंद्रीय सूचना आयोग को का सामान्य अधीक्षक, निर्देशन एवं प्रबंधन का दायित्व मुख्य सूचना आयुक्त को सौंपा गया है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों का चयन सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन एवं शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त संसद या राज्य या संघ क्षेत्र की विधायिका के सदस्य या किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित किसी व्यवसाय या संबंध या किसी पैसे में कार्यरत नहीं होंगे। आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में होगा
किंतु आयोग केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर भारत में अन्यत्र भी अपने कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत का जो प्रथम सूचना आयुक्त है वो कौन थे? वो श्री वजाहत हबीबुल्ला थे। फिर इसमें हम देखते हैं कि इनकी टेन्योर एंड सर्विस कंडीशंस क्या है। तो आयोग में कार्य ग्रहण करने वाले जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं CIC, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है CIO, अन्य सूचना आयुक्त 65 ईयर या 5 वर्ष के कार्यकाल तक जो भी पहले हो पद पे रहेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को दोबारा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ, सूचना आयुक्तों को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, किंतु उनकी दोनों की कुल पदावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियमित किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, सब्सक्राइब करने होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र भी कर सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त को देय वेतन भत्ते व सेवा शर्तें वही है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है तथा सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्त के समक्ष सुविधाएं दी गई है। यदि इन्हें पूर्व में पेंशन मिल रही है तो पेंशन का जितना हिस्सा है उतना देय वेतन में से कम कर दिया जाएगा। इनके वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे। यद्यपि सरकार ने बाद में इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिससे इनमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, बाद में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन हम ये उन प्रावधानों की बात कर रहे हैं जो आरंभ में थे। यद्यपि बाद में सूचना इसमें कुछ चेंज किया गया है। लाभकारी परिवर्तन में ये जोड़ दिया गया है लाभकारी परिवर्तन तो किया जा सकता है। धारा 14 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के पश्चात ये रिपोर्ट दी हो कि इन्हें किस आधार पर हटाया जाए। इस बीच राष्ट्रपति ने निलंबित रख सकते हैं तथा जांच के दौरान कार्यालय में आने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को राष्ट्रपति कुछ एक आधार हैं, जैसे कि यदि वह दिवालिया न्याय निर्णित हो जाए, मतलब कब कब हटा सकते हैं हम वो आधार देख रहे हैं कि यदि वह दिवालिया हो जाए, वैसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, अपनी पदावधि के दौरान किसी बाहरी वैतनिक रोजगार में लगा हुआ हो, राष्ट्रपति की राय में वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हो, उसने ऐसे वित्तीय एवं अन्य हित अर्जित किए हैं जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी कॉरपोरेट कंपनी के सदस्य से या किसी अन्य रूप में उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से या उनके लाभ या परिलब्धि में हिस्सा लेता है तो वह कदाचार का दोषी समझा जाएगा, मतलब गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर समझा जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि कुछ एक बातें इसमें से जोड़ दी गई हैं। इसी प्रकार से राज्यों में राज्य सूचना आयोग बने गए हैं। राज्य सूचना आयोग की जो सेवा शर्तें आदि हैं वो सभी वही हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग की हैं। बस इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है उसकी धारा 15(1) में कहा गया कि प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी और वही राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकेंगे। समिति में है तो मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। आयु भी इनकी वही है 65 वर्ष या 5 वर्ष पदावधि जो भी पहले हो। तो कहने का अर्थ ये कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में लगभग सभी प्रावधान समान है। कुछ एक अंतर हैं तो वो ये हैं कि जैसे राज्य सूचना आयोग के संबंध में हम देख सकते हैं कि जो शपथ या राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी, त्यागपत्र भी राज्यपाल के नाम से होगा।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद स्तर भारत के निर्वाचन आयुक्त के समकक्ष होता है तथा राज्य सूचना आयुक्तों का स्तर मुख्य सचिव के समकक्ष होता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त है उसका जो पद स्तर है वो भारत के निर्वाचन आयुक्त के समान होता है और राज्य सूचना आयुक्त का स्तर मुख्य सचिव के समान होता है। मुख्यालय वही होगा जो राज्य सरकार अधिसूचित करे। राज्य में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय हो सकेंगे। पद से हटाने की विधि भी इनकी समान है कि राज्यपाल के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच। शपथ आदि के सभी प्रोविजन इनके लगभग केंद्रीय सूचना आयोग के समान है। तो आज हमने इसमें सूचना हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही राज्य सूचना आयोग आदि के संबंध में हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद। आप इन सबको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आपको कोई शंका हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।